हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान के घटना चक्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर गया हूँ। आज के टॉपिक का नाम का ध्वनि, जो आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरईआरओ में बहुत ही पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पहले हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हल कराएंगे। बहुत ही आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ध्वनि। आइए देखते हैं ध्वनि क्या होता है। पहले ध्वनि के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण एवं संवेदना पैदा करता है। क्या कहता है? श्रवण एवं संवेदना पैदा करता है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है और ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें होकर क्या होती ध्वनि जो होती गमन करती है उससे माध्यम कहलाता है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव, गैस आवश्यक होता है। द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। क्या होता है? ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करती है जिससे होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। आगे देखते हैं। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से तथा द्रवों में तीव्र गति से होकर ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि क्या होती है? निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है। आगे देखते हैं। ध्वनि की चाल पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो चाल होती है तापमान पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता जाता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। जैसा आप लोगों को पता है कि जब आप लोग बोलते हैं तो ठंडे दिनों में क्या होती है? ध्वनि की जो चाल होती है वो धीमी होती है, जबकि गर्मियों की ध्वनि की जो चाल होती है बड़ा तेज होती है। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर भी डिपेंड करती है। जो ध्वनि की चाल होती है वो वायु की आर्द्रता पर भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, और जैसे जैसे क्या होता है उसकी आर्द्रता बढ़ती जाती है ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। आगे देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ये देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसी होती है। माध्यम और ध्वनि की चाल। वायु में कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर होती है 331 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल सकती है। वायु में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकेंड की चाल से सकती है। हाइड्रोजन में क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 डिग्री मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। और समुद्री जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर 1531 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है। एल्युमिनियम में क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर 6420 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। लोहा में 25 डिग्री सेल्सियस पर 5950 मीटर पर सेकंड से चलती है। और स्टील में ध्वनि 25 डिग्री सेल्सियस पर 5960 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। आइए देखते हैं ध्वनि की आवृत्ति और प्रेशर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, जो आपकी यूपीएससी आरओ में बहुत ही पूछा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति प्रेशर क्या होती है, ये देखते हैं। ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति प्रेशर के आधार पर निम्न 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कि श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स किसे कहते हैं? श्रव्य तरंगे। आइए देखते हैं कि श्रव्य तरंगे क्या होते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का प्रेशर लगभग 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता, क्योंकि यह तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता है कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सकें। आगे देखते हैं अपश्रव्य तरंगे। दूसरा होती है आपका इंफ्रासोनिक वेव्स या अपश्रव्य तरंगे। आइए इनके बारे में चर्चा करें। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। जो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। भैल, गैंडा, हाथी अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। जो भैल होती हैं, गैंडा होती हैं, हाथी होती हैं, क्या होते हैं? अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। प्रायः देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं
वास्तव में भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगों का मेन शॉक वेव्स से पहले निम्न आवृत्ति की अपसृत तरंगें उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं का सावधान कर देती हैं। उसके बाद आपकी तीसरी आती हैं प्राश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये 20,000 हर्ट्ज से या 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनिक कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु प्राध्वनिक उत्पन्न करते हैं। डॉल्फिन या चमगादड़ जैसे जंतु क्या होते हैं कि प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्राध्वनि के अनुप्रयोग के बारे में आइए देखते हैं, काफ़ी पूछा जाता है आपका टॉपिक ये। प्राध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। प्राध्वनि कैसी की होती हैं? ये उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। ये अवरोधक की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकते हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राध्वनि के व्यापक उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, प्राध्वनि को हृदय के गति विभिन्न भागों में परिवर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को कार्डियोग्राफी ECG के कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तकनीक को क्या कहते हैं? ECG, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके UPSC, UPPCS और RAR में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। आगे देखते हैं प्राध्वनि का उपयोग। प्राध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। जो प्राध्वनि का उपयोग होता है आपकी, जो गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो सोनार का आपका पूरा अर्थ होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए प्राध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो सोनार में किसका किया जाता है? प्राध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं मात्रक के रूप में कि ध्वनि का मात्रक कैसे होता है। मात्रक, डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक होता है। जो डेसिबल होता है ध्वनि के स्तर का मात्रक होता है। जैसे प्रोग्राम वगैरह कराते हैं आप लोग, तो वहाँ पे साउंड्स वगैरह अलाउ करवाते हैं, तो उसके देखते हैं आप, तो उसको जो आप लोग ज्ञापन देते हैं DMG को कि हमको DJ बजाना है, तो उसके लिए डेसिबल उससे निर्धारित की जाती है कितने ध्वनि कर सकते हैं। 20 संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय संस्कृति के लिए सर्वाधिक सुरक्षित माना है। ये देखते हैं प्रतिध्वनि के बारे में। प्रतिध्वनि किसी प्राकृतिक वस्तु जैसे कि किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि आप समझ गए होंगे प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। जब आप किसी आवाज़ को बोलते हैं वो आपको रिपीटेड सुनाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। आइए देखते हैं ध्वनि से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समयांतर अवश्य होना चाहिए। ध्वनि टॉपिक है जो उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके UPSC, UPPCS, RAR में बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। माध्यमों, जल का प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका माध्यम, जल। सेकंड है आपका इस्पात। थर्ड है आपका नाइट्रोजन। और ध्वनि में 4 को आरोही क्रम में रखिए, तो क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा? बी वाला सही हो जाएगा। पहले थर्ड नाइट्रोजन को रखिए, फिर उसके बाद जल को रखिए, उसके बाद इस्पात को रखिए। ये UPPCS मेंस में आपको प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है प्रश्न कह रहा है, इसके समझते हैं इसके बारे में। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है, जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। सामान्यतः ताप व दाब प्रवाह में ध्वनि का वेग लगभग 331 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल भी उतनी क्या हुई? अधिक होगी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपका, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? ध्वनि का वेग आपका धातु में होता है, क्योंकि धातु क्या होती है? आपकी ठोस होती हैं। ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? ध्वनि का वेग इस्पात में होगा, वायु से अविच्छा इस्पात में। UPPCS प्री 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें होगा? इस्पात में होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र क्या होता है? प्रगमन होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें होता है आपका? मतलब सबसे ज़्यादा किसमें दौड़ते हैं? आपके ठोस में। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? आपका ठोस में होता है। आगे देखते हैं यदि क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि VA, VW और BS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो क्या होगा इसमें? तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, P, BW और BS। ये UP UDA LDA सप्लाई इंस्पेक्टर में फिनेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 6।
लगभग 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो आपको बताना है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो लोहा क्या होता है आपका, ठोस होता है, ठोस माध्यम होता है। तो ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा ध्वनि क्या होती है, प्रतिगमन करती है। ये पीसीएस प्री, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2004 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से आपकी ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, वी केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, सी केवल गैसों में चल सकती हैं और डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं, लेकिन निर्वात में आपकी ध्वनि नहीं चल सकती। ये आपके यूपी पीसीएस 2002 में प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि तो चल नहीं सकती। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकते हैं। ध्वनि तरंगों का वेग ठोसों में अधिकतम, द्रवों में उससे कम और गैसों में न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड, जल में 1400 मीटर पर सेकेंड और लोहे में 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है आपको बताना है। तो अनुदैर्घ्य होती है। जो वायु में होती है ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ये यूपीएससी प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। तो आपको बताना है किसमें आर पार नहीं जा सकती। तो निर्वात में, क्योंकि निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, तो उस आर पार हो ही नहीं सकती। ये आपकी यूपी पीसीएस प्री 1990 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस में ही चलती है, लेकिन निर्वात में क्या होता है, ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। प्रश्न नंबर आपका 11। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो किसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, परिवर्तित होती है, तो अपरिवर्तित रहती है, तो इस राशि को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ए, इसका आपका अवृत्त कहते हैं। क्या उसे अवृत्त कहते हैं, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। म्यूजिक कंप्यूटर्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए आपको, डी ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्या होता है, ये आपके यूपी पीसीएस मेंस में 2007 में प्रश्न पूछा गया है कि म्यूजिक कंप्यूटर्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या होना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। आगे देखते हैं अधिकतर ठोस एवं कठोर सतहें क्या होती है, ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि कोमल या नरम सतह ध्वनि को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। यदि म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई पड़ेगी। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्टर्स हॉल की दीवारें में छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले माध्यम कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए आपकी, डी 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। ये यूपी पीसीएस 2007 में मेंस में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं इस प्रश्न के पूरा अच्छा से देखते हैं। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है, मतलब 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समांतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकेंड और यानी कि 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी न्यूनतम 330 × 1/10 बराबर 33 मीटर। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तिक सतह से ध्वनि के स्रोत की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 33/2 यानी कि 16.5 मीटर होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 14। ध्वनि के स्रोत व प्रावर्तिक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे, लगभग 17 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है आपका, होता है ये 10 मील प्रति मीटर होता है, 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है आपका ध्वनि का वायु में वेग। तो आपका बी सी वाला सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि क्या होता है, चंद्रमा पर निर्वात होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है, तो इसलिए चंद्रमा पर आप लोग आवाज़ नहीं सुन सकते। आपका बी वाला, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17।
एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है, से ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता वहाँ पर, इसलिए वह नहीं कर सकता। यूपीपीसीएस मेंस में 2013 में प्रश्न पूछा गया। आपका कथन से रिलेटेड एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईएएस प्री में प्रश्न पूछा गया है। पहला पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रस्ताव तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपको इसका सही आंसर बताना है, तो डी वाला हो जाए, ना तो एक और ना ही दो। ये आईएएस प्री में प्रश्न पूछा गया, तो आपके दोनों ये कथन और कर्ण दोनों आपके गलत हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। चूंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के भेद के अनुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती होंगी। इस प्रकार कथन सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं, क्योंकि ठोस और शेल इत्यादि में क्या होती है, यह अनुदैर्ध्य तथा अर्बस दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी हो सकते हैं। तो आपके दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ये आपके आईएएस प्री में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रासर्पित तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, एक कीड़ा को नष्ट कर सकती है। दूसरा कथन आपके, ये कपड़ों में धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तीसरा कथन है, इनका प्रयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है। चौथा आपका, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो आपका इसमें डी वाला सही हो जाए, सभी सही हैं। तो आपके क्या है, सभी सही हो जाएंगे। इसमें ये प्रासर्पित तरंगें क्या होती हैं, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। तीसरा, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, आपका ये भी सही है। चौथा है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। आपके उक्त कथनों में से चारों सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रासर्पित वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं, क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, पर प्रासर्पित तरंगें होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है आपके मनुष्य की श्रव्यता की सीमा। ये एमपीपीसीएस प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्पित ध्वनि का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं आपकी सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या होता है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्पित ध्वनि का उपयोग किया जाता है, उसे सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। यह प्रसव ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा के क्षेत्र के उपयोग में गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। कारण बताना है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं। डी, ये बेपराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा ये निर्देशित होते हैं। तो आज की आपके ध्वनि टॉपिक आपका समाप्त होता है। ये घटना चक्र से सभी क्लासेस आपकी ली गई हैं। घटना चक्र में आपका भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। वो आपको एक ऐसी क्लास लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।